अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैंने आपको एक इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में बताने हैं। ये हकीमों से जो लोग अपनी मर्दाना कमज़ोरी या नामर्दी का इलाज करवाते हैं तो वो ऐसी क्रूड ड्रग देते हैं, ऐसे कुश्ते देते हैं और ऐसे कैप्सूल देते हैं जो बेनामी होते हैं, उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता। और ये जो अपने नुस्खा जात या टोटका जात चीज़ देते हैं जिनके अंदर बहुत सारा उन्होंने मेटल्स और धातें डाली होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चार मगज़, मस्तगी रूमी और इसी तरीके से आसगंड नागवरी की जड़ी बूटियों के नाम से और ज़ाफ़रान और इस तरह की अला बला चीज़ें जो मिक्स करके लोगों को मर्दाना कमज़ोरी के नाम पे या उनकी नामर्दी के इलाज के नाम पे दी जाती हैं। इसमें बहुत सारा जहरीला मादा होता है और ये जहरीला मादा उनके गुर्दों को, उनके जिगर को, उनके दिल को और खून को ख़राब करता है। बहुत सारे हकीमों के ऐसे लुटे पुटे पेशेंट मेरे पास मेरे क्लिनिक में तशरीफ़ लाते हैं जो बताते हैं कि ऐसे ऑयल और तिलास दिए गए हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि ये बिच्छू के या सांप की चर्बी के या टाइगर शेर की चर्बी का या कोई सांडे के चर्बी का या इसी तरह किसी भी ऐसे जानवर की चर्बी से ये बनाया गया तेल है। तो अर्ज़ ये है कि ऐसा तेल जो किसी इन्फेक्टेड और किसी ऐसे बीमार जानवर की चर्बी से बनाया जाता है, उसको उबाला जाता है, फिर उसको छाना जाता है और उसको फिर नफ्स के ऊपर लगाया जाता है, उसकी चर्बी के क्या असरात हैं। किसी भी लेबॉर्ट्री में ना तो इसको टेस्ट किया जाता है, ना ही बाद इसकी कोई टेस्ट डोज दी जाती है। जो ही उन्होंने अपने नफ्स के ऊपर ये तेल लगाया या ये तिला जिसको आम ज़बान में कहा जाता है ये लगाया जाता है तो उसके 2 से 3 घंटे के बाद आबले से पड़ जाते हैं। पूरे नफ्स की जो स्किन होती है जो कि बहुत सेंसिटिव होती है वो गल जाती है, ख़राब हो जाती है और बहुत सारे लोगों की तो उस वजह से डीस्लफिंग हो जाती है और जो नर्व्स और असाब हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और मुस्तकिल तौर पे ऐसे लोग अपने नफ्स की मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अर्ज़ ये है कि ये टोटके, ये जो हकीमाना नुस्खे हैं या इस तरह की जो क्रूड दवाई को दिया जाता है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी है, कोई रेफरेंस है, किसी कदीम हकीम की कोई किताब का कोई हवाला नहीं दिया जाता। कोई नहीं बताया जाता कि ये कहाँ से आपने ये नुस्खा पढ़ा है, ये नुस्खा नहीं लिख के देते किसी को। जब नुस्खा ही नहीं लिखा जाता इसका मतलब ये है कि उनको अपने उस बनाए जाने वाले नुस्खे को बेएतमाद नहीं है, या अगर बताया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल नामों से और पंसारियों से वो मिलता ही नहीं। और अगर ऐसा कोई नुस्खा है तो वो बनाया जाए सबके सामने, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। फिर वो हकीम साहब ख़ुद ऑफ़र करते हैं कि ये नुस्खा मैं आपको बना के दूंगा और ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने डेफिनेटली वही वेज़ोडाइलेटर, वही सिल्डेनाफिल, वही टेडालाफिल, वही इसके अंदर कोबरा, वियाग्रा और इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो मिक्स करके डालते हैं, तब जाके वो सिर्फ़ उनकी इरेक्शन को बेहतर करता है। अदरवाइज़ ये जो जितनी भी कोई भी मेरा दावा है, कोई भी मेरे सामने नुस्खा बनाए जड़ी बूटियों का, उससे कोई 1 टके का भी फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरीके से इनकी बनाई हुई गोलियां या वियाग्रा से भरे हुए कैप्सूल होते हैं जिनके ऊपर कोई नाम नहीं होता, ये नौजवानों को खिलाए जाते हैं। जब तक वो खाते रहते हैं उससे तो उनको फ़ायदा होता रहता है, लेकिन जब वो ये खाना बंद कर देते हैं उससे उनके बाद उनके अंदर से वो इरेक्शंस, वो तनाव ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये मसनूई तनाव पैदा करने वाली गोलियाँ हैं। और अर्ज़ ये है कि अमूमन 50 साल से पहले इस तरह की दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। 50-55 साल तक बंदा अपनी नेचुरल ताकत से अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकता है, उसकी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल मेंटेन रहती है अगर वो अपने वेट को कंट्रोल करे, अगर वो शुगर और ब्लड प्रेशर अगर उसको है भी सही उसको कंट्रोल रखे, डेली वॉक करे, अपनी खुराक को सही रखे, टेंशन वगैरह ना ले, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको इस तरह की मसनूई दवाइयाँ खाने की। इवन मेडिकल की दवाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए। और हकीमाना नुस्खे तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ सेहत को तबाह करने के लिए, जिगर और गुर्दों को डैमेज करने के लिए और वक्त से पहले बूढ़ा करने के लिए होते हैं। कोई ऐसा शख्स पंखा भी नहीं खरीदता जिसकी कोई वारंटी ना हो या जिसको कोई लिखा हुआ ना हो। ये पता नहीं लोग अपनी सेहत को इन नॉन टेक्निकल और गैर मुस्तनद जेली हकीमों के हाथ में कैसे दे देते हैं। इससे उनका क्या होता है
कि अगर कोई पूछे कोई हकीम साहब से कि जनाब ये नुस्खा में बताइए कौन सा इसमें डाला है, तो वो कहते हैं कि ये हमारा ख़ानदानी नुस्खा, हम किसी को नहीं बताएंगे। चलें आप नुस्खा ना बताएं, लेकिन ये कोई रसीद तो दें कि हकीम फ़लाँ साहब ने किसी रमज़ान को, किसी फजल साहब को, किसी फरीद साहब को दवाई दी है। ये रसीद भी नहीं देते, ताकि मुस्तकबिल में अगर किसी को कोई दवाई रिएक्शन कर जाए, कोई उनके नुस्खे से किसी को कोई नुकसान हो, तो कोई प्रूफ भी नहीं होता। जो ये प्रूफ मांगे उसको कहते हैं जी हम देते नहीं हैं आपको दवाई, आप इस काबिल ही नहीं हैं और आप ट्रस्ट ही नहीं करते। मतलब ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप ना कोई रसीद दे रहे हैं, ना कोई आप किसी चीज़ के ऊपर नुस्खा वाज़े लिख के दे रहे हैं, तो ऐसे तो कोई बंदा पंखा भी नहीं ख़रीदता। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आज से 300-400 साल पहले आखिरी जो हिकमत की किताब लिखी गई थी वो कानून फिर तिब थी, अबू अली सीना की। उसके बाद कोई भी रिसर्चर हकीम नहीं रहा, ना किसी हकीम साहब की कोई अपनी लेबॉर्ट्री है। अगर कोई मुतिब है तो उसके अंदर कोई भी इस तरह का लेबॉर्ट्री के अंदर जैसे एक्सपेरिमेंटल पहले एनिमल्स होते हैं, एनिमल हाउस होता है, कोई भी दवाई हो पहले जानवरों पे यूज़ की जाती है और वहाँ पे सेफ़ हो तो फिर उनको इंसानों के ऊपर लगाया जाता है, ना कि डायरेक्ट इंसानों को एक्सपेरिमेंटल एनिमल बनाया जाए। इसका बाकायदा एक ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रायल होता है, फिर सेकंड डिग्री ट्रायल होते हैं, फिर थर्ड ट्रायल्स होते हैं और फोर्थ ट्रायल पे मेडिसिन मार्केट में आती है। लेकिन यहाँ पे किसी को कोई पूछने का हक नहीं है और ना ही लोगों को मालूमात होती है। लोग समझते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ का जो मसला है, जो जिनसी बीमारियों के जो डॉक्टर हैं, तो वो कोई है ही नहीं। ये गलत कंसेप्ट है और वो समझते हैं कि इनका इलाज ही हकीमों के पास है और बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा है। अब इल्म बहुत आम हो गया है, अब बहुत ज़्यादा लोगों को रसाई है, लोग एविडेंस बेस इलाज करते हैं। तो ये एविडेंस बेस इलाज यही है कि हर बंदा बिल्कुल सूरज चाँद की तरह दवाई के बारे में पूछे, उसका फंक्शन पूछे, अपना तशख़ीस पूछे कि मुझे बीमारी क्या है सर, मुझे मेरा एक डायग्नोसिस बताया जाए, मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरे अगर सेक्स हार्मोन में कमी है तो क्या आपकी दवाई से सेक्स हार्मोन बनेगा। और पहले टेस्ट करवाएं, फिर दवाई उसकी यूज़ करें, फिर आप महीने के बाद दोबारा टेस्ट करवाएं। अगर सेक्स हार्मोन इम्प्रूव नहीं हुआ तो इट मीन्स ये मैंने अपना नुकसान किया है। तो अपने ख़ुद को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को ये मालूमात दीजिए कि इस तरह के किसी भी गैर मुस्तनद और कम इल्म किसी भी ऐसे अखबारी टोटके पे या किसी के पास कोई ख़ानदानी टोटके चले आ रहे हैं या नुस्खे चले आ रहे हैं, उनकी दवाइयों को खा के अपनी सेहत को बर्बाद मत कीजिए। इस तरह के पहुँचे हुए हकीम ना दुबई में हैं, ना सऊदी अरब में हैं, ना फ्रांस में हैं, ना जर्मनी तुर्की में हैं। ये पहुँचे हुए हकीम जो हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनके पास हर बीमारी के इलाज है। हेपेटाइटिस का इनके पास इलाज है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का इलाज है, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज है। ये ज़रा ये तशरीफ़ तो ले जाएं, वहाँ जाके अपने ये हकीमाना टोटकाज पेश करें तो वो दुनिया इनसे पूछे कि इनका कोई आप ट्रायल है, कोई सबूत है, कितने लोगों पे आपने ये कराया, कोई डाटा आपके पास है। कोई जवाब नहीं होता और इनको डायरेक्ट वो जेल में भेज दें। तो लिहाजा आप तमाम लोगों को मैंने ये समझा कि कई मेरे पास पेशेंट जब बिगड़े हुए आते हैं और इनकी दवाइयाँ खा के अपने गुर्दे ख़त्म करके आते हैं या अपने नफ्स के ऊपर वो डिस्लफिंग करा के आते हैं, नुकसान करा के आते हैं, तो मैंने समझा कि अपने तमाम दोस्तों को, तमाम पेशेंट्स को, तमाम लोगों को और पाकिस्तान के ऐसे तमाम अफराद जिनको मर्दाना कमज़ोरी है या कोई भी सेक्शुअल हेल्थ इशू है, तो वो किसी भी गैर मुस्तनद हकीम से या किसी भी आम आदमी से कोई भी अखबारी नुस्खा या टोटका इस्तेमाल करने की बजाय मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं, मुकम्मल तशख़ीस कराएं, लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएं और अपनी सेहत को बचाएं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अस्सलाम वालेकुम।